रेडी। चलिए, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ और आपका दिन शुभ हो, आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा हो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का दिल के गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए लोग इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं। और आज देखते हैं हम लोग कि अब आप जुड़ जाओ जल्दी जल्दी, और चैट वगैरह के ज़्यादा उसमें मत रहा करो। आप अपना समय जो है आप कंसंट्रेट करो और कंसंट्रेट करो अपने पढ़ाई के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि यूपीएससी का लक्ष्य थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहाँ जो है संकल्प तो ले लेते हैं लोग, लेकिन एक तरह से तपस्या नहीं कर पाते, जिसके कारण उस इस्पाती चौखटा को हर आदमी भेद नहीं पाता। लेकिन जो दृढ़ संकल्पित होते हैं वो भेद देते हैं। इसलिए आप लोग एक ऐसे विषय को पढ़ रहे हो, इतिहास जैसे विषय को, जो सभी विषयों की जननी है, और अन्य विषयों में भी इससे आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। जैसे भूगोल है तो काफ़ी हद तक आप देखोगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जब संबंध आप पढ़ोगे, जब आप आईआर पढ़ोगे, जब इंटरनेशनल रिलेशन आप पढ़ोगे, उसमें ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पढ़ोगे, आप पैरा डिप्लोमेसी पढ़ोगे, आप कल्चरल डिप्लोमेसी पढ़ोगे, मेडिकल डिप्लोमेसी पढ़ोगे आईआर में, तो आपको और आनंद आएगा। तो इस तरह से आप जो है बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने का। जो होता है ना कि एक रणनीति हो और उस पर अभ्यास हो, और सतत अभ्यास ही आपको लक्ष्य को भेदेगा और आपकी मंजिल जो है आपको मिल जाएगी। तो कल हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि कल हम लोगों ने ईजिली देखा था कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपीय जो वाणिज्यिक कंपनियां हैं उनका भारत में आगमन हो रहा, उनका पर्पज क्या, या सीधे समुद्री मार्ग से इनका आगमन क्यों हो रहा, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। उस पर हम लोगों ने एक फोकस किया था कि तीसरी शताब्दी ईस्वी सन के दौरान आप देखोगे तो यूरोप जो है, जो रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य देखोगे आप तो 477 के आसपास जो है जर्मनी अटैक कर देता और उसको विनष्ट कर देता। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, उसका उस पर जो है तुर्की आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और ये कब घटना होती है, ये 1453 में होती है। इस घटना को याद रखना, यानी कि जो 1453 की घटना है, इसने पूरे दुनिया के नक्शे को बदल दिया। और इसी के बाद आप देखोगे पुनर्जागरण शुरू होता है। और जैसे ही पुनर्जागरण शुरू हुआ तो सभी लोग भागकर इटली में आए और इटली पुनर्जागरण की जन्मस्थली बनी। और आप देखोगे तो इटली जो है पुनर्जागरण की जन्मस्थली बन रही है। और इसके बाद प्रबोधन का युग आ रहा, यानी कि एज ऑफ लर्निंग, एज ऑफ इनलाइटनमेंट, प्रबोधन का युग आ रहा है। और प्रबोधन के युग से तर्क अनुसंधान, शोध अनुसंधान बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिकता बढ़ रही। और उसी दौरान आप देखोगे 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में धर्म सुधार आंदोलन चलाया जा रहा और प्रोटेस्टेंटवाद की स्थापना हो रही। जैसे भारत में आप देखोगे तो पुनर्जागरण के जनक कौन है, राजा राम मोहन राय। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के जनक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज वाले। फिर 17वीं सदी आप देखोगे तो टैलेंटेड पर्सन की सेंचुरी है, प्रतिभाशालियों की सेंचुरी है। और वहां आप देखोगे भौगोलिक खोज अनुसंधान को और बढ़ावा मिलता है, यानी कि शासक भी योगदान देते हैं। और उसी समय आप देखोगे तो कुतुबनुमा और एस्ट्रोलैब का भी धीरे धीरे आविष्कार हो जाता है, दिशा सूचक यंत्र वगैरह। और मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत था वो बड़ा सहयोगी सिद्ध हुआ। और इसके बाद दुनिया जो है एक दूसरे के प्रति व्यापार वाणिज्य से जुड़ने लगी। तो कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था, उसमें 2-3 नाम हम लोगों ने देखा था। एक तो डॉन हेनरिक का देखा था, हेनरी द नेविगेटर।
और एक हम लोगों ने देखा था बार्थोलोमियो डियाज, जो पुर्तगाल का था, जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज कर लिया। केप ऑफ स्टॉर्म चेंज इनटू केप ऑफ गुड होप। उसके बाद आता है वास्को डी गामा, जो 3 बार आता है और तीसरी बार जो है यहाँ इसकी डेथ हो जाती है। यानी कि 1524 में जब तीसरी बार आता है वास्को डी गामा, तो यहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। उसमें आपने पढ़ा अल्मीडा के बारे में, अल्बुकर्क के बारे में, पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्री डाला जो है उसके बारे में आपने पढ़ा। मलक्का पर अधिकार कर लिया, गोवा पर अधिकार कर लिया, और क्या क्या पुर्तगालियों की देन थी और कैसे कैसे उनका पतन हो गया। और उन्हीं के साथ हम लोग प्रतिद्वंदिता में डच को पढ़ लिए कि डच कोरोमंडल क्षेत्र में छाए रहे और कपड़े के व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि डच का मुख्य भूमिका क्या था, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से मसाले का व्यापार करना। इसलिए डच जो है भारतीय बाजार में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहे, और बैटल ऑफ बेदारा या बैटल ऑफ चिंसुरा होता है 1759 में, और वहीं से डच जो है भारतीय मार्केट से समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग अपने दूसरे फेज में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम लोग एक तो कर्नाटक युद्ध को समझेंगे, जो एंग्लो फ्रेंच लड़ाई है, जिसकी पृष्ठभूमि कर्नाटक में रखी जाएगी। एक तो उसको बखूबी आज हम लोग समझेंगे, एंग्लो फ्रेंच रिलेशन चेंज इनटू वॉर, राइवलरी में बदल जाएगा, संघर्ष होगा प्रत्यक्ष रूप से, 20 वर्षों तक आमने सामने लड़ जाएंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप कहते हो अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजी कंपनी को और फ्रेंच कंपनी को तुलनात्मक एक अध्ययन करना चाह रहे हैं हम लोग, कि अभी तक जितनी कंपनियों का आगमन हुआ, हमने बताया कि व्यापारियों का आगमन आ जाए तो दूसरे नंबर पर डच को लगाना, और कंपनी की स्थापना का क्रम आ जाए तो दूसरे नंबर पर अंग्रेज को लगाना। यानी कि पुर्तगीज आए और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे लास्ट। तो आने का क्रम अगर देखा जाए तो इस तरह का क्रम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आज हम लोग शुरुआत करते हैं आंग्ल कंपनी के बारे में। यानी कि आंग्ल कंपनी के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो अंग्रेज कंपनी है, जिसको हम लोग आंग्ल कंपनी कहते हैं, आंग्ल कंपनी, इस कंपनी को आप देखोगे तो ये कंपनी जो है 1599 में और 1600 और फिर जो है 1757 तक ये जो है कॉमर्शियल रहेगी। उसके बाद 1858 तक, यानी कि 1858 तक क्राउन एक्ट में आप देखोगे तो क्राउन एक्ट में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ से आप देखोगे तो ब्रिटिश भारत का निर्माण हो जाएगा 47 तक। दिस वाज नोन एज ब्रिटिश इंडिया। और ये कॉमर्शियल एटीट्यूड रहेगा कंपनी का, यानी कि व्यापार करेगी। 1600 से लेकर और कंपनी जो है प्लासी के युद्ध तक प्योर ट्रेडिंग कंपनी के रूप में है, और वो हमारे सामान को अपने मार्केट में ले जा रही है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति वही बक्सर प्लासी के आसपास ब्रिटेन में हो रहा। तो हमारे लिए वो व्यापार जो है हमारे फेवर में था। जब इसके बाद हम उपनिवेशवाद के विविध चरण पढ़ाएंगे तो उसमें तस्वीर और क्लियर हो जाएगी कि हमारा उपनिवेश कैसे उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने लगा बाद में। जबकि आप पहले देखो कि वो सामान हमारा ले जाते थे और उसके बदले में हमें सोना चांदी बुलियन ले आके देते थे, और भारत में काफ़ी मात्रा में सोना चांदी संग्रहित होने लगा, और हमारे हस्तशिल्प उद्योग धंधों का विकास होने लगा प्रारंभिक दौर में प्लासी तक। लेकिन प्लासी के बाद आप देखोगे ऑल ऑफ सडन जो है एक एटीट्यूड उनका चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो जाती है। पूरे यूरोप में आप देखोगे, हॉलैंड में भी औद्योगिक क्रांति हुई, लेकिन जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही है
वो 50 से 60 के दशक में औद्योगिक क्रांति हो जा रही है, वही प्लासी और बक्सर की लड़ाई के आसपास। और उसके बाद फिर वाणिज्यिकवाद का चरण शुरू हो जाता है और फिर हमारे सत्ता और धन पर कब्जा करने का पूरा उनका प्रयास शुरू हो जाता है। और फिर आप देखोगे कि वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में वो हमारे ही राजस्व से हमारे ही वस्तु को खरीद कर और वो अपने मार्केट में ले जाने लगे। यहाँ से बदहाली शुरू होती है और यहाँ से भारतीय शिल्प उद्योग धंधों का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त आ जाएगा, परमानेंट सेटलमेंट आ जाएगा, सनसेट लॉ आ जाएगा, जिसके कारण हमारे जो किसान हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे और अपने ज़मीन से भी बेदखल हो जाएंगे। और एक नए वर्ग का उन्होंने जाने अनजाने में सृजन कर दिया, जो गाढ़े औसाने में उनका साथ देता था, जिनको कहते थे न्यूली बॉर्न जमींदार क्लास। यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी थी उससे एक वर्ग पैदा हुआ। एक तो पुराना जमींदार क्लास था और एक नया जमींदार क्लास अंग्रेजों ने पैदा किया अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। उसके बाद फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर महालवाड़ी व्यवस्था आएगा, जिससे भारत को पूरा शोषण करेंगे अंग्रेज। वो हम लोग उपनिवेशवाद के विविध चरण में उसको पढ़ेंगे, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। उसमें आप देखोगे कि प्योरली जो है वो सिविल सर्विसेज का टॉपिक है और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं, कॉर्नवालिस आ रहे हैं, विलियम बेंटिंग आ रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी आ रहे हैं, सबकी नीतियां उसी के हिसाब से चल रही, जबकि हम लोग सोच रहे हैं कि वो भारत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी और भारत में इंटीग्रेटेड मार्केट को तैयार करने के लिए पॉलिसी आ रही है। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त क्यों कर रहा, वो दास प्रथा को समाप्त क्यों कर रहा? क्योंकि उपनिवेशवाद का फ्री ट्रेड शुरू हो गया और उसमें मार्केट चाहिए, उनको इंटीग्रेटेड मार्केट चाहिए और उसके लिए बेहतर उपभोक्ता चाहिए। क्योंकि अगर वहां से जीन्स आएगी और यहाँ धोती कपड़ा आप पहनोगे तो उससे इंटरचेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि वो बेहतर उपभोक्ता चाहिए, और बेहतर उपभोक्ता किसको मानेंगे? जो रूप रंग आकार प्रकार में भारतीय हो और जो है अंदर से अंग्रेज हो। तो इस तरह से पॉलिसी चेंज होगी। इसमें सबसे अहम भूमिका आपको है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप देखो, कंपनी 1600 से लेकर 1757 तक, प्लासी तक प्योर ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद आप देखो कि इसका एटीट्यूड चेंज होता है और वो कॉमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल हो जाती है। तो जैसे जैसे भारत में धन की उगाही इसकी चलती है, वैसे वैसे ब्रिटिश संसद के द्वारा इस पर शिकंजा लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम भी आ रहे हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। आप देखो कि ये धन पर नियंत्रण कर रहे हैं और उन पर नियंत्रण ब्रिटिश संसद कर रही है धीरे धीरे, और लास्ट में ब्रिटिश संसद इनको समाप्त कर दे रही। चौथे चार्टर अधिनियम में लिख दिया गया कि आपका जीवन काल ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा, और 1857 का विद्रोह हो गया, आरोप लगाकर कंपनी को खत्म कर दिया ब्रिटिश संसद ने। और यहीं से शुरू हो गया शोषण का एक अद्भुत नमूना, जो हमारे यहाँ किस दौर के नाम से जाना जाता है? वित्तीय पूंजीवाद के दौर के नाम से, जिसमें आप रेलवे का विकास होगा, जिसमें ढेर सारे डेवलपमेंट होगा। और उसमें आप सोचोगे कि अंग्रेज हमारे लिए शुभेच्छु है, लेकिन वहाँ भी अंग्रेज किसके हिसाब से चल रहा? उपनिवेशवाद की जो विविध नीतियाँ हैं उसके हिसाब से चल रहा। क्योंकि जब वहाँ अभूतपूर्व मात्रा में उद्योग धंधों से पूंजी आ गई है, तो पूंजी लगाएंगे कहाँ? पूंजी लगाएंगे यहाँ। यानी कि अपनी इस्पात और लौह उद्योग धंधों की खपत भारत में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री तो बेकार हो जाएगी। वो उस चरण में अध्ययन करेंगे हम लोग। पहले हम लोगों को देखना है कि 1599 ईस्वी में एक कंपनी आ रही है जिसको हम लोग मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं। एक कंपनी आ रही है जिसको मर्चेंट्स एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं। ये मेन कंपनी थी, और इसी की सहायक कंपनी जो थी वो आपकी गवर्नर्स कंपनी थी।
जिसको हम लोग गवर्नर्स कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम दिया गया। जैसे टाटा एक कंपनी है और टाटा मोटर्स और टाटा नमक उसकी अनुषंगी कंपनियां, टाटा मोटर्स उसकी जो है सहायक कंपनियां, इस तरह से कंपनी की एक अनुषंगी कंपनी तैयार हुई, जिसको कहा गया कि 1600 ईस्वी में, यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के फरमान के द्वारा इसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का 15 वर्षों का एक जो है प्रमाण पत्र मिल गया। और ये इसका जो पहला नाम था वो गवर्नर्स कंपनी था। 1600 में जो कंपनी स्थापित हो रही है, जिसको भारत भेजा जा रहा, और टॉमस स्मिथ उसके पहले गवर्नर बन रहे हैं। टॉमस स्मिथ बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गवर्नर्स कंपनी। यानी कि कंपनी का आप नाम देखोगे तो पहला नाम जो है गवर्नर्स कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और बीच में जब इसकी माली हालत खराब होती है तो आप देखो कि 1688 में एक कंपनी आती है जिसका नाम है न्यू कंपनी, और 1698 में एक कंपनी है जनरल सोसाइटी कंपनी, और एक जो है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से एक कंपनी है। ये तीनों कंपनियां मर्ज कर जाती हैं ईस्ट इंडिया यानी कि गवर्नर्स कंपनी में। तब इसका नाम चेंज होकर क्या बनता है, यूनाइटेड कंपनी। यानी कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पहली जो ये कंपनी है इसको हम लोग कहते हैं गवर्नर्स कंपनी। गवर्नर्स कंपनी के नाम से ये कंपनी की स्थापना होती है। और इसके बाद आप देखो कि यही कंपनी जो है, तीन कंपनियां जब अन्य मिल जाती हैं तो इसको क्या नाम दे दिया जाता है, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ के नाम से इसका नाम चेंज हो जाता है। और फिर 1833 में इस कंपनी का नाम क्या पड़ जाता है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और पढ़ाने वाले सब पढ़ाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से नाम नहीं। जब पूरे भारत पर उनका अधिकार हो जाता है मैक्सिमम, यानी कि सिंध और पंजाब को छोड़कर मैक्सिमम सेंटर पर अधिकार हो जाता है, तब इस कंपनी का नाम पड़ता है क्या, EIC। क्योंकि अब ये कंपनी क्या है, धीरे धीरे आप देखो इसकी स्थिति क्या है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन, अपने आप में एक सरकार है ये। और ये एक्ट जो है ये चार्टर एक्ट है, तीसरा चार्टर एक्ट, जिसमें व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल बन गया, जिसमें आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग को आपने देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना, क्योंकि एक्ट के पहले भी था और एक्ट के बाद भी था। तो अब आप देखो कि पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हो रही है। यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आधिकारिक रूप में कब पड़ रहा है, ईस्ट इंडिया 1833। और इसके बाद 1858 के क्राउन एक्ट में कंपनी समाप्त हो जा रही है और ब्रिटिश साम्राज्य अपने हाथ में सत्ता ले रहा। तो इन बारीकियों को भी हमें ध्यान रखना कि कैसे कैसे चेंज हो रही है पॉलिसी, और किस फेज में कौन सा गवर्नर जनरल जा रहा। इस पॉलिसी को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो यानी कि पहले गवर्नर्स कंपनी, फिर यूनाइटेड कंपनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप देखो कि इसका फेज जो है कैसे कैसे बदलेगा। यानी कि जिस कंपनी के बारे में हम लोग अध्ययन करना चाह रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 217 शेयर होल्डर्स का एक प्रोप्राइटर्स बन रहे हैं। यानी कि इसमें शेयर होल्डर कितने, 217। और सबसे बड़े मजे की बात है कि इसमें रानी एलिजाबेथ का भी शेयर लगा हुआ है, और ये प्योरली निजी कंपनी है।
भारत में इसके सफल होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या दिया जाता है कि एक तो नेवी इसकी स्ट्रांग है और दूसरी ये क्या है कि प्योरली प्राइवेट कंपनी है। और 217 शेयर होल्डर को व्यापारिक एकाधिकार देकर भेजा जा रहा 15 वर्षों के लिए, जो कि 1615 में समाप्त होना चाहिए था, लेकिन 1609 में जेम्स फर्स्ट ने उसको शाश्वत बना दिया और आगे के लिए लागू कर दिया बिल्कुल कि एकाधिकार बना रहेगा भारतीय मार्केट पर इसका। और वो एकाधिकार आके कब खत्म होता है, जब वाणिज्यिक पूंजीवाद का पहला दौर खत्म हो जाता 1813 का जो है चार्टर एक्ट, 1813 का दूसरा चार्टर एक्ट, जिसका हम लोगों ने अध्ययन भी किया कि वहीं से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है। इसका मतलब अंग्रेज कहीं ना कहीं वहाँ भी संकट में पड़े, इसलिए उनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी व्यापारियों को बोल दिए कि आप भारत के साथ जाकर व्यापार करो। और अभी तक केवल कंपनी के शेयर होल्डर जाते थे, व्यापारी जाते थे। इसका मतलब नेपोलियन बोनापार्ट की आर्थिक तंगी के कारण, आर्थिक नाकेबंदी के कारण उनको विवश होकर लाना पड़ा 1813 का चार्टर एक्ट और उसमें ये सुधार करना पड़ा। तो सारी बातें जब तक हम उपनिवेश विविध चरण को नहीं समझेंगे तब तक ये पूरी पॉलिसी समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए रिपन अच्छा लग रहा, हमारे लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग अच्छा लग रहा, लेकिन वो अच्छा नहीं था, उसको अच्छा करने के लिए भेजा गया था। क्योंकि वास्तव में जो अंग्रेज की औलाद होगी, जो अंग्रेज होगा ओरिजिनली, वो भारत के लिए अच्छा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो उपनिवेश में शासन करने आ रहा और उसको साम्राज्यवादी देश भेज रहा। और उपनिवेश का नेचर ही क्या होता, शोषक और शोषित। तो ये चीज़ दिमाग में हमें रखना है कि 217 शेयर होल्डर्स के द्वारा इस कंपनी का निर्माण होता है। और ये कंपनी चलती कैसे है, 24 डायरेक्टर जनरल, यानी कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है और एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स बनता है। एक कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जो आम साझेदार हैं और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको हम लोग निदेशक मंडल कहते हैं। और पिट्स इंडिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में एक 6 सदस्यीय एक कमिश्नर बोर्ड आएगा जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया जाएगा, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ जाएगा। और जब बोर्ड ऑफ यानी कि नियंत्रक मंडल आ गया, जो बैठता कहाँ है, लंदन में, और गतिविधियां देख रहा कहाँ का, भारत में, यानी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कर रहा। तो यानी कि कंपनी का द्वैध शासन आ जाए तो यानी कि वो पॉलिटिकल गतिविधियों को देख रहा, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो कमर्शियल गतिविधियों को देख रहा। यानी कि कंपनी का द्वैध शासन क्या है, द्वैध शासन का मतलब डुअल गवर्नमेंट। और डुअल गवर्नमेंट कब से शुरू होता है इनका, पिट्स इंडिया एक्ट। एक तो रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन, एक 1784 के पिट्स इंडिया का द्वैध शासन, एक 1919 का द्वैध शासन, प्रांतीय द्वैध शासन, और एक 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय द्वैध शासन। डायरकी इन प्रोविंस, डायरकी इन सेंटर, डायरकी बाई डुअल गवर्नमेंट बाई रॉबर्ट क्लाइव, और डायरकी इन द एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि कंपनी जो भारत में पहली बार यानी कि व्यापार के लिए आई है, आप देखो कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। और ये पहली बार जो है, पहले जो व्यापारी भारत में आते हैं उनका नाम है जॉन मेडन हॉल। जॉन मेडन हॉल के द्वारा भारत की यात्रा की जाती है और ये लैंड मार्ग से आते हैं और 1597-98 के आसपास इनका आगमन होता भारत में। यानी कार्लेनियस हस्तमान इनसे पहले आया, जो डच व्यापारी था। और जॉन मेडन हॉल का आगमन हो रहा है 1597 का समय है, और इस समय अकबर का ही समय है भारत में। और जब कंपनी स्थापित हो रही है तब भी अकबर का समय है। लेकिन आप देखोगे कि 1700 यानी कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस का आगमन होगा। कैप्टन हॉकिंस का भारत में आगमन होगा। कैप्टन हॉकिंस
इनको जरूर ध्यान रखना है। ये हेक्टर नामक जहाज से आएंगे और शिप से, पानी वाली जहाज से, और जल मार्ग से आने वाले पहले व्यक्ति हैं कैप्टन हॉकिंस। और ये फारसी के भी एक्सपर्ट थे और तुर्की भाषा के भी एक्सपर्ट थे। और ये जब जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए आगरा में, तो ये बात कर रहे हैं, फारसी में बात कर रहे हैं, और इनको खान की उपाधि भी मिल रही है और 400 का मनसब भी मिल रहा, यानी कि बड़ा इनका इज्जत किया जा रहा है। और यहाँ जो है आप देखोगे 1608 में, इसको 1608 कर लेना, 1608 में कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति मिलने की स्थिति है, लेकिन ये कारखाना की अनुमति इनको मिलेगी 1613 में। ये बात आप ध्यान रखना, कई किताबों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर लेना है कि भारत में पहली फैक्ट्री आ जाए, भारत में अंग्रेजों का पहला गोडाउन आ जाए तो सूरत ही लगाना, दक्षिण भारत में आ जाए तब मछलीपट्टनम लगाना। यानी कि सूरत, और सूरत में इन्होंने प्रतिवेदन कब दिया, यानी कि कोठी खोलने का अनुमति कब लिया, वो 13 में, लेकिन शुरुआत कब होती है 1608 में। तो 1608 से 13 तक प्रोसेस चलता है, क्योंकि बीच में आप देखोगे कि 1611 में स्वाली का युद्ध हो जाता है, और स्वाली के युद्ध में मिडल्टन रहते हैं और कैप्टन वेस्ट रहते हैं जो पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं। और जब पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं तो आप देखो पुर्तगालियों के वैमनस्य के कारण, पुर्तगालियों के कारण यहाँ इस समय प्लान का सफल नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर जब ये स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है हरा देते हैं पुर्तगालियों को, तब जो है बादशाह यानी जहांगीर के द्वारा इन्हें अनुमति मिल जाती है, और अनुमति मिलती है 1613 में, क्योंकि 1611 में वही स्वाली की लड़ाई हो जाती है जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस देखने के बाद तो अनुमति दे दिया। और आप उधर देखोगे 1611 में मछलीपट्टनम, और 1616 में उसे अनुमति मिल रही है जब सर टॉमस रो आ रहा भारत। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैप्टन हॉकिंस के प्रयासों से, और कैप्टन हॉकिंस के ही साथ आया था विलियम फिच, जो अनारकली का वर्णन करता है, जिसके बारे में हमने बताया था कि यात्री के रूप में इन्हीं के समय में आया था। जैसे टॉमस रो के साथ आया था वो एडवर्ड टेरी, जो उनका बिशप था, जो उनका पादरी था। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। अब इसके बाद आप देखो कि 1608 के बाद आप देखोगे 1611 में ये मछलीपट्टनम में अपना कोठी खोलने का प्रयास करते हैं, और 1616 में इनको अनुमति भी मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि मछलीपट्टनम यानी कि दक्षिण भारत में पहली बार आ जाए, तो ये चेन्नई के पास में है मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। और मछलीपट्टनम यानी कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली कोठी आ जाए तो मछलीपट्टनम लगाना। इसके बाद आप देखो अंग्रेज धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और 1633 में अंग्रेज पहुंच गए उड़ीसा, यानी कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री आ जाए। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री आ जाए तो उड़ीसा, और उड़ीसा में जो है हरिहरपुरा और बालासोर, हरिहरपुरा और बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री डाल दिया, बालासोर में इन्होंने फैक्ट्री डाल दिया। और इसके बाद 1639 में ये मद्रास पहुंच गए। अब आप देखो कोस्टल एरिया में ही ये भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि कोस्टल एरिया में आप देखो तो सूरत से पहुंच रहे हैं उधर मछलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम से फिर उड़ीसा और बंगाल नहीं जा रहे हैं, और फिर चले आए नीचे की तरफ, क्योंकि अभी बंगाल की स्थिति क्लियर नहीं। अब आप देखो पहले मद्रास, यानी कि भारत में पहला अंग्रेजी अगर शहर आ जाए तो मद्रास सिटी। और यहाँ आप देखोगे कि एक जो यहाँ के स्थानीय जमींदार हैं, क्योंकि ये जो है विजयनगर साम्राज्य के अंडर में था ये मद्रास, जो विजयनगर डायनेस्टी थी, और वहाँ एक वेंकट थर्ड हुआ करते थे, जो एक तरह से अरविद वंश था लास्ट में, संगम सलु तलु और अरविद वंश। अरविद वंश में एक अंतिम महान शासक थे वेंकट थर्ड, और उन्हीं के समय में चंद्रगिरी के स्थानीय जमींदार थे
दमरेला वेंकटप्पा। और दमरेला वेंकटप्पा से इन्होंने इसको पट्टी पर ले लिया। और यहाँ अंग्रेज कौन था? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज था। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज के द्वारा दमरेला वेंकटप्पा से इसे पट्टी पर ले लिया गया। दमरेला वेंकटप्पा से, वेंकटप्पा जो वहाँ का स्थानीय जमींदार था, इसको लीज या पट्टे पर ले लिया गया। और इसको जो है यहाँ पर एक किला भी बनवाया गया जिसको सेंट जॉर्ज किला कहते हैं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कभी भी आ जाए जॉर्ज किला कहाँ है तो मद्रास। और मद्रास वाज द फर्स्ट सिटी एंड डे वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास सिटी। तो कभी भी आ जाए कि हु फाउंडेड मद्रास सिटी, तो फ्रांसिस डे वाज द फाउंडर ऑफ मद्रास सिटी। तो पहला नगर मिल गया, पहला शहर मिल गया इनको, अंग्रेजों को, जिसको इन्होंने बसाया जो है मद्रास, जिसको एक तरह से चेन्नई का नाम दिया गया चन्ना देवी के नाम से, और मुंबा देवी के नाम से मुंबई, और कोलीघाट के नाम से कलकत्ता। तो इस तरह से आप देखो दमरेला वेंकटप्पा से लीज पर लेकर डे ने डेवलप किया मद्रास को और सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया। इसके बाद आप देखो कि धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ते गए। और जब आगे की तरफ बढ़ते गए तो 1651 की घटना आई हुगली। और हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में इन्होंने एक यहाँ पर कोठी डाला, कारखाना स्थापित कर दिया। और यहीं पर इन्हें मिलेगा दस्तक। ये दस्तक ध्यान रखना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्रुखशियर के समय में, ये फ्री पासपोर्ट होता था। यानी कि आंतरिक व्यापार करने के लिए एक निःशुल्क इनको प्रमाण पत्र दिया जाता था कि ये निःशुल्क आंतरिक व्यापार करें। यानी कि जगह जगह पर जो चुंगी लग रही है उसको अदायगी नहीं करना पड़ता था अगर ये प्रमाण पत्र दिखा देते थे। तो चूंकि व्यापार हमारे पक्ष में था, बुलियन हमारे यहाँ आ रहे थे लगातार, सोना चांदी आ रहे थे भारत में, इसलिए हमारे शासक इतने बेवकूफ़ तो थे नहीं सब। एक आध दो शासक मान लो बेवकूफ़, लेकिन भारत के सारे शासक तो बेवकूफ़ हैं नहीं। यानी कि व्यापार हमारे पक्ष में चल रहा है और बुलियन हम ले रहे हैं, सोना चांदी हमारा मार्केट में जा रहा है, यूरोपियन मार्केट में हमारा सामान जा रहा है। यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स उद्योग और कॉटन इंडस्ट्री फलीभूत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेक्शन देंगे। और ऐसे ही में आप देखो बादशाह खुर्रम के समय में, इस समय शाह सूजा था वहाँ का जो है सूबेदार, यानी कि वहाँ का जो एक तरह से कह लीजिए कि वहाँ जो देख रेख कर रहा था हुगली की तरफ। तो अब आप सोचो कि शाह सूजा के समय में डॉक्टर बॉटन के द्वारा एक स्त्री का जो है इलाज कर दिया गया और उसके द्वारा जो है 3000 रुपये वार्षिक अदायगी पर बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का इन्हें एक प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसे दस्तक के नाम से संबोधित किया गया। और यही दस्तक भारत के पतन का कारण बना। यही दस्तक आगे चलकर भारत के गुलामी का कारण बनेगा, क्योंकि अंग्रेज लगातार इसका दुरुपयोग करेंगे। और अंग्रेज दुरुपयोग क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें लड़ाई करना है। लड़ाई क्यों करना है? क्योंकि उनका ये उपनिवेश है, अपने हिसाब से इसको सेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसी दस्तक को जैसे बादशाह चेंज होता था तो उसको रेन्यूअल करने की आवश्यकता होती थी। तो आप देखो जब रेन्यूअल करने की आवश्यकता होती थी तो बार बार उसे रेन्यूअल करने के लिए ये बादशाह के पास जाते थे। तो औरंगजेब तक तो स्थिति अच्छी रही। उसके बाद फर्रुखशियर के समय में आप देखोगे यही दस्तक का एक्सटेंड करके 1717 का फरमान, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यही दस्तक की शुरुआत। यानी कि बंगाल में कंपनी का पहली बार प्रवेश हो रहा है। इस डेट को आपको भूलना नहीं है। 1651 में बंगाल में एंट्री हो जा रही है कंपनी की, ये डेट कभी नहीं भूलना। इसके बाद अब आप देखो कि 1651 के बाद 1661 में देखोगे आप एक घटना घटित होगी और इसको याद करना है। और 1668 को भी याद करना है और 1687 को भी याद करना है। 1661 में
वहाँ के सम्राट बनते हैं। 1660 में ब्रिटिश सम्राट बन जाते हैं चार्ल्स, युवराज चार्ल्स सेकेंड। जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है और जेम्स फर्स्ट के स्थान पर बनते हैं चार्ल्स सेकेंड। और चार्ल्स सेकेंड जो है, इनकी जो मैरिज होती है, इनकी जो शादी होती है, वो ब्रेगेंजा की कैथरीन से होती है, जो पुर्तगाली राजकुमारी है। और जब पुर्तगाली राजकुमारी से इनकी शादी हो जाती है तो दहेज में मिल जाता है इनको बम्बई। और जब बम्बई इनको दहेज में मिल जाता है तो ये जाहिर सी बात है कि अब ब्रिटिश सरकार को मिल रहा, तो वहाँ के सरकार को दहेज में मिल रहा बम्बई, तो यहाँ आकर ये रहेंगे थोड़े। तो जब बम्बई दहेज में मिलता है तो 68 में ये क्या करते हैं, 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर और बम्बई को कंपनी को सौंप देते हैं। यानी कि 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर और ये जो है चार्ल्स सेकेंड ने बम्बई को कंपनी को सौंप दिया। और यहीं पर आप देखोगे कि 7 बस्तियों को शामिल करते हुए यहाँ के पहले गवर्नर रहते हैं गेराल्ड आंगियर। गेराल्ड आंगियर ने यहाँ 7 बस्तियों को शामिल करते हुए बम्बई शहर की स्थापना कर दिया। तो फ्रांसिस डे वाज फाउंडर ऑफ मैड्रास सिटी, बट आंगियर वाज फाउंडर ऑफ बम्बई सिटी एंड ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बम्बई। यानी कि गेराल्ड आंगियर ने बम्बई शहर का आधुनिकीकरण कराया। अब आप देखो कैसे कैसे भारत में अंग्रेज जो है कैसे कैसे फ्लरिश हो रहे हैं। और समय क्या है, 17वीं शताब्दी, अभी हम 18वीं शताब्दी में नहीं प्रवेश किए। जब तक औरंगजेब रहेगा तब तक स्थिति थोड़ा कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि औरंगजेब ने हुगली में इनको दौड़ा दौड़ा के मारा था। यानी कि हुगली में थोड़ा सा ये छेड़खानी कर दिए 86 यानी 1686 के आसपास, और औरंगजेब के सैनिकों ने इनको बिल्कुल दौड़ा के मारा। और फिर ये काउंट डाउन करने लगे कि अब औरंगजेब मर जाए तभी हम भारत में कुछ करेंगे, नहीं तो वो जो है नीचे बिल्कुल खन कर गाड़ दिया और मिट्टी मिला दिया ऊपर से। और जब तक औरंगजेब था तब तक ये उभरने की इनको हिम्मत नहीं मिली। जिसमें आप नाम सुने होंगे कि वो सर जोशुआ चाइल्ड और सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड ने बाद में माफ़ी वगैरह मांगा, तो बाद में यूपीएससी में क्वेश्चन कभी कभी आया कि किस वाणिज्यिक व्यक्ति ने, किस अंग्रेज ने माफ़ी मांगा तब जाकर और मुआवजा दिया और तब जाकर इन्होंने इजाज़त दिया। वो जॉन चाइल्ड था, जोशुआ चाइल्ड का भाई। तो वो भी प्रकरण ध्यान रखना, हुगली में खदेड़ खदेड़ कर मारे गए। अब इसके बाद आप देखना है कि बम्बई जो है, बम्बई को इन्होंने क्या बना लिया, अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इससे पहले ये इनका वाणिज्यिक हेडक्वार्टर क्या रहता था, सूरत। और 1887 में इन्होंने बम्बई को अपना हेडक्वार्टर घोषित कर दिया। इसके बाद आप देखो कि 90 के दशक में ये कलकत्ता पहुंच रहे हैं और 1690 में सूतानाती में इनकी कोठी स्थापित हो रही है। सूतानाती में इनकी कोठी स्थापित हो जा रही है। और यहाँ आप देखोगे तो शाइस्ता खां का उत्तराधिकारी रहता है, जिसको इब्राहिम खां कहते हैं। और इब्राहिम खां जो है सूबेदार बनता है बंगाल का, यानी कि जो है। और इब्राहिम खान ने 3000 वार्षिक अदायगी पर इनको चुंगी मुक्त व्यापार करने का इजाज़त दे दिया। अब जब चुंगी मुक्त व्यापार करने का इजाज़त दे दिया तो आप देखोगे यहाँ जो है 1698 में एक घटना घटित होगी, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और यहाँ है जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक के द्वारा, इस अंग्रेज को ध्यान रखना है, जॉब चारनॉक के द्वारा 3 बस्तियों को शामिल करते हुए और कलकत्ता शहर की स्थापना कर दी गई। और उस 3 बस्तियों में आप देखो कौन सी बस्ती थी, एक तो सूतानाती और एक गोविंदपुर और कालीघाट। 3 बस्तियों को शामिल करते हुए और कलकत्ता शहर की स्थापना कर दिया इन्होंने, जबकि 7 बस्तियों को शामिल करते हुए गेराल्ड आंगियर ने बम्बई शहर को बसाया और फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना की गई।
अब आप देखो कि जैसे ही कलकत्ता शहर स्थापित हो गया तो वहाँ के यानी कि ब्रिटिश के राजा कौन इस समय थे? विलियम थर्ड। अब विलियम थर्ड क्योंकि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हो गया, 1688 की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आप सभी को याद है, जिसमें मृत्युदंड यानी कि सज़ा हटा दिया जाता है वो जो है वहाँ के जेम्स सेकंड को, और विलियम थर्ड और मेरी का संयुक्त शासन शुरू होता है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रक्त विहीन क्रांति है 1688 की, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के शासन को स्थापित करती है, और वहाँ से राजतंत्रात्मक व्यवस्था उसकी जो है एक तरह से कह लीजिए समाप्त होती है, और जो है निरंकुश राजतंत्र के जगह पर संसदीय शासन व्यवस्था शुरू होती है, और पूरे दुनिया को संदेश देती है कि संसदीय शासन व्यवस्था जो है 1688 से इसकी प्रारंभ हो जाती है। और उसी के बाद आते हैं यानी कि उसी समय जो है ये आते हैं विलियम थर्ड, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ता है? फोर्ट विलियम। यानी कि 1699 में फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया जाता है, जिसको हम लोग विलियम किला भी कहते हैं। तो फोर्ट विलियम का निर्माण कर दिया जाता है और फोर्ट विलियम किला बनाया जाता है, और इसके पहले जो है प्रेसिडेंट बनते हैं यानी कि विलियम चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फोर्ट विलियम। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विलियम किला यानी कलकत्ता शहर की स्थापना की गई, और नेक्स्ट ईयर फोर्ट विलियम बना, और नेक्स्ट ईयर बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो गया। यानी कि आप देखोगे कि 1700 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो गया, और इसके पहले प्रेसिडेंट बने विलियम हेजेस। विलियम हेजेस बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये घटना हम लोगों को याद रखना है। और आप एक चीज़ और देखोगे कि जो भारत में सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए पहला फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित हुआ, वो 100 वर्षों के बाद 1800 ईस्वी में पहला जो फोर्ट विलियम कॉलेज ट्रेनिंग कॉलेज भारत में स्थापित हुआ, वो इसी फोर्ट विलियम में था। तो जब फोर्ट विलियम की स्थापना आपको याद होगा तो आप आराम से उसको याद कर लेंगे। तो फोर्ट विलियम यानी कि 1700 में आप देखो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो जाता है, और उस समय कौन रहता है? 1800 ईस्वी में। तो आप याद करो 1799 में मैसूर समाप्त होता है, हैदर अली टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा जाता है, और लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। यानी कि कॉर्नवालिस वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, एंड वेलेस्ली फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग फॉर द सिविल सर्वेंट, एंड फॉर दैट पर्पज ही एस्टेब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज। वही फोर्ट विलियम कॉलेज, जब फोर्ट विलियम को आप ध्यान में रखोगे तो 100 वर्ष जोड़ दोगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी। तो समय याद नहीं करना है, समय अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना। अब आज बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म कब हुआ और आप यही नहीं बता पाओ तो ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है मॉडर्न इंडिया का। तो अभी आप देखो कि इनकी मंशा क्या हो रही है, कैसे कैसे ये राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। और 1757 तक आप देखो कि जबकि कॉमर्शियल कंपनी, लेकिन आप देखो बंगाल प्रेसिडेंसी का जन्म हो जा रहा, कलकत्ता शहर इनके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो रहा, और काफ़ी लंबे समय तक कलकत्ता में कोष भी रहा इनका और राजधानी भी रही। आप देखो 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी परिवर्तित करने का जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में वो आ रहा फरमान, और 1912 में राजधानी परिवर्तन हो रहा। अब फिर 1931 में 1931 में नई दिल्ली राजधानी बन रही है, और 1931 से लेकर आज तक भारत की राजधानी क्या? नई दिल्ली। तो कलकत्ता को तो आपको भूलना ही नहीं है कि हु वाज फाउंडर ऑफ कलकत्ता सिटी? जॉब चार्नक वाज फाउंडर ऑफ कलकत्ता सिटी। यानी कि आप देखो
कि 1639 में मद्रास शहर आ गया, 1669 में बम्बई शहर आ गया गेराल्ड आंगियर, और 1698 में जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता सिटी आ गया। तो इसको तो याद करना ही करना। अब देखो कैसे कंपनी का धीरे 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 भारत में विस्तार हो रहा। और इसके बाद दुर्भाग्यवश आप देखो, और यहीं पर आप देखो 3 कंपनियों का हमने नाम लिया था। 1688 में एक कंपनी मिलेगी आपको न्यू कंपनी करके, और 1698 में एक जनरल सोसाइटी कंपनी करके है, और इसी वर्ष विलियम तृतीय के द्वारा एक कंपनी को जो है स्थापित किया जा रहा है, और उस कंपनी का नाम है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट करके है। और इन तीनों कंपनियों का विलय हो जाता है मेजर कंपनी में जो गवर्नर्स कंपनी है, और यही कंपनी बाद में बनती है, यानी कि 1708 में इसके विलय को स्वीकार कर लिया जाता है, और यही कंपनी एक ज़बरदस्त कंपनी के रूप में उभरती है जिसको यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ का नाम दिया जाता है। और ये कंपनी 1740 तक, यानी कि इतने लाख पाउंड व्यापार करती है ब्रिटेन के लिए कि ब्रिटिश संसद भी, ब्रिटिश साम्राज्य भी सोचता है कि अब इसके ऊपर अपना हाथ रखना पड़ेगा। यानी कि इसने प्रूफ कर दिया, इतना लूट खसोट किया कि आप देखो 1740 तक इसने पूरा व्यापारिक जो है व्यापार वाणिज्य के मदद से, यानी कि 1700 से 1757 के अगर पीरियड में आप देखोगे तो हमारे उद्योग धंधों का धीरे धीरे संरक्षण समाप्त हो रहा। यानी कि 1600 से 1700 का दौर एक अलग दौर रहा, जब हमारे मार्केट को वहाँ प्रमोट किया गया, हमारे उद्योग धंधों को वहाँ, हमारे सामान को वहाँ ले जाकर प्रमोट किया गया, और यूरोप को एक मार्केट के रूप में हम लोग यूज करते थे। लेकिन 1700 के बाद आप देखोगे तो इंडियन कॉटन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाना शुरू कर देंगे। 1702 में प्रतिबंध लगा, 1720 में थोड़े प्रतिबंध लगे, और प्लासी के बाद ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है। इसके बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और औरंगजेब की डेथ के बाद आपको एक हमने बताया था 1717 का फरमान, इसको याद ही करना पड़ेगा। और 1717 के फरमान को विलियम ओर्म्स महोदय ने क्या नाम दिया कि ये कंपनी का मैग्ना कार्टा सिद्ध हो रहा। यानी कि कंपनी के मैग्ना कार्टा का मतलब क्या है कि अब कंपनी जहां चाहेगा, यानी कि सूरत में भी व्यापार कर रही है निःशुल्क, 10,000 रुपये अदायगी पर सूरत में व्यापार कर रही है, और इसके जो बम्बई टकसाल में ढाले जा रहे हैं सिक्के वो पूरे मुगल काल में लागू होंगे, और 38 यानी कि जमींदारी 38 गाँवों की जमींदारी कलकत्ता के आसपास देने का ये वादा कर रहे हैं, जिसका कि जो है सूबेदार ने यानी कि विरोध किया मुर्शिद कुली खान ने। और इसके बाद आप देखोगे कि इसमें कहा जा रहा है कि 3,000 वार्षिक अदायगी पर बंगाल बिहार उड़ीसा में निःशुल्क व्यापार ये करेंगे। तो इस तरह कंपनी को ये लग रहा है कि जो हमारी मंशा थी उसको हमने प्राप्त कर लिया। और ये 1717 के फरमान के चक्कर में क्यों पड़े, इसके पीछे हमने बताया था कि 1713 में बंगाल का जो पहला नवाब होने जा रहा मुर्शिद कुली खां, वो कंपनी के समस्त गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया। और फिर जॉन सरमन के नेतृत्व में एक डेलीगेशन जा रहा है फर्रुखसियर के दरबार में, जिसके बारे में आप जानते हो 1715 का डेलीगेशन, और उसी में डॉक्टर हैमिल्टन रहते हैं जो इनके फोड़े का इलाज कर देते हैं, और ये खुश होकर 1717 का फरमान दे देते हैं जो बहुत बड़ा दस्तक रहा कंपनी का। और यहीं से आप देखोगे कंपनी का संघर्ष जो है बंगाल के नवाब से हो रहा है, न कि मुगल बादशाह से हो रहा, क्योंकि सारी की सारी व्याख्या यानी कि इसका राइट हैंड कौन बनेगा, बंगाल का नवाब, यानी कि हर समय जो है अब लड़ाई किससे होगी, एंग्लो बादशाह न होकर एंग्लो नवाब लड़ाई होगी। और ये चीज़ आप देखोगे जाकर डायरेक्ट कहाँ, प्लासी और बक्सर में। प्लासी और बक्सर के युद्ध में एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा, दस्तक का उपयोग और दुरुपयोग, और उसी को लेकर प्लासी बक्सर का युद्ध हो रहा है। इस तरह से आप देखो कि हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ने का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे कैसे जो है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग लास्ट तक पढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के आप देखोगे
इन्हीं के सहारे हम लोग गवर्नर जनरल और गवर्नर और वायसराय के समय में तो ये कंपनी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप देखो इन्हीं के पैरेलल जो है, अब आप देखो कि एक कंपनी का और आगमन हो रहा है। बीच में एक कंपनी आती है 1616 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की कंपनी, जिसने 1616 में स्थापना किया और 1620 में कहा जाए कि जो चेन्नई के पास में है ट्रैंकोवार, वहाँ इसने एक कारखाना स्थापित किया और 1676 में इसने जो है वहाँ जो है सेरामपुर में अपना कारखाना स्थापित किया। यानी कि बंगाल में सेरामपुर में कौन थे? डेनिश। सेरामपुर हेडक्वार्टर को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बंगाल में कभी कभी पूछता है। सेरामपुर में ये थे। जैसे चिंसुरा में थे जो है, चिंसुरा में ये अपने डच थे, जिसको बेदारा चिंसुरा की लड़ाई कहते हैं। और ये डेनिश जो है सेराम में थे। हुगली में अंग्रेज़ वगैरह थे, कासिम बाजार और पुर्तगाली और अंग्रेज़ थे। तो ये चीज़ हेडक्वार्टर जो बंगाल में बन रहा, चंद्रनगर में फ्रांसीसी थे, तो उसको हमें याद करना। और उसके बाद लास्ट में देखोगे कि ये मार्केट में प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं और लास्ट में इन्होंने अंग्रेज़ों को हैंडओवर करके और पूरी जो है ये भारत के मार्केट से चले जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और देखते हैं कि क्या स्थिति है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच कंपनी, अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग पढ़े थे पुर्तगाली कंपनी, उसको हम लोग स्टाडो द इंडिया के नाम से संबोधित किए थे। और एक जो डच कंपनी है उसको VOC भी कहा जाता है, VOC, वेरिनिंगडे ऊस्ट कैंपेगनी करके, यानी कि वेरिनिंगडे ऊस्ट इंडी से कैंपेगनी, यानी कि शार्ट में उसको कहा जाए तो VOC, कभी कभी मिला इंडिया, the original name of the Portuguese East India Company, the original name of the Dutch East India Company, VOC। और ईस्ट इंडिया कंपनी को आपने देखा गवर्नर्स कंपनी, यूनाइटेड कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नाम रहता है कंपेगनी डेस ओरिएंटेल्स के नाम से। इसका एक नाम पड़ता है कंपेगनी के नाम से, इसका एक नाम पड़ता है कंपेगनी डेस ओरिएंटेल्स। बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंपेगनी डेस ओरिएंटेल्स, यानी कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का प्रयास कर रहा। और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये औरंगजेब के समय में 1664 में आ रहे हैं और 1954 में ये हैंडओवर कर देंगे, लेकिन पूरी तरह से ये जाएंगे जब पांडिचेरी की आज़ादी होगी, तब ये जाएंगे। यानी कि 1962 में पूरी तरह से जाएंगे। तो हम ये पूरी तरह सही नहीं कह सकते हैं कि पहले आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए। आप देखो सबसे लास्ट में अगर जाने वालों में देखा जाए तो फ्रेंच हैं, यानी कि पुर्तगाली इससे पहले गए। यानी कि पांडिचेरी का जो है निर्माण जो है इसके बाद वो हो रहा है। पांडिचेरी जो हमारा संघ शासित प्रदेश बन रहा, गोवा दमन दीव के बाद वो छठा संघ शासित है, 7वां संघ शासित। तो अगर निर्माण के प्रक्रिया में देखोगे तो ये बाद में है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कंपेगनी डेस ओरिएंटेल्स के नाम से जाना जाता है, ये आप एक शासक का नाम सुने होंगे, लुईस द 14। लुई 14वें के समय में, लुई 15वें के बाद आप देखोगे लुई 16वां जब आएगा तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा। और ये है लुई 14वें। लुई 14वें के एक वित्त मंत्री हुआ करते थे कोलबर्ट। तो लुईस द 14 के समय में एक कंपनी आ रही है, यानी कि लुई 14वां। लुई 14वें के समय में एक वित्त मंत्री हैं इनके, जिनका नाम है कोलबर्ट। और कोलबर्ट के इस सुझावों पर भारत में एक कंपनी आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने की बात है
कि अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले किसके दिल में ये ख्याल आया कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे और लाभ देंगे, तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। यानी कि आप देखो कि 13वीं 14वीं शताब्दी से इसका प्रयास चल रहा था, लेकिन वही है कि धार्मिक आधार पर इसको बूस्टअप मिला नहीं, धार्मिक अवरोध रहा, फरमान इसके अगेंस्ट थे, और इसलिए जो है ये व्यापारिक स्पर्धा में आप देखो सबसे पीछे आया, जबकि ख्याल इसके दिमाग में सबसे पहले आया। और कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में प्योरली व्यापार करने के लिए, क्योंकि आप इनकी नीतियों को देखोगे तो ये हमेशा डिफेंसिव रहे हैं, अग्रेसिव नहीं रहे। अगर मना कर दिया गया कि भाई ये फोर्टिफिकेशन आप मत कराओ, तो ये फोर्टिफिकेशन रोक देते थे। लेकिन अंग्रेज बड़े दुष्ट थे, वो फोर्टिफिकेशन रोकते नहीं थे और लड़ाई हो जाती थी। जैसे चंद्रनगर का प्रकरण आया तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन रोक दिया, लेकिन उधर जो है प्लासी का युद्ध हो गया। तो इसका मतलब कि इनका जो मोटिव्स था, जो इंटरनल मोटिव्स अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि आने वाली कंपनियों में इंटरनल मोटिव्स किसका पायस रहा, तो आप एग्जाम्पल दोगे किसका? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और बड़े मज़े की बात है कि आप देखोगे कि लगभग 64 वर्ष के बाद ये आ रहे हैं। 1600 में कंपनी का आगमन हो रहा, 1664 में इनका आगमन हो रहा। वहाँ तक आप देखो मद्रास वगैरह जो है कंपनी क्लियर हो जा रही है, हुगली में कंपनी का व्यापारिक कोठी स्थापित हो जा रही है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी का आगमन हो रहा, वो भी औरंगजेब के समय। तो अब आप देखो कि धीरे धीरे अब आप देखो कि जैसे जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर रही, वैसे ये भी हैं। सूरत में वो भी है, सूरत में ये भी है, मछलीपट्टनम में वो भी है, सब मछलीपट्टनम में ये भी है। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत में फ्रेंच संस्कृति की खिड़की के रूप में कौन डेवलप हुआ, यानी कि महत्वपूर्ण इनका कल्चरल हेडक्वार्टर, इनका जो है पॉलिटिकल हेडक्वार्टर, तो पांडिचेरी। जैसे पुर्तगालियों का था गोवा, उस तरह से पांडिचेरी इन्होंने पुडुचेरी को डेवलप किया। तो अब आप एक चीज़ देखो कि इन्होंने जो है एक इनके जो है गुमास्ते थे फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में ये अपने को कारखाना डाल रहे हैं। और सूरत में जो कारखाना इन्होंने डाला वो फ्रैंको कैरो की देख रेख में सूरत में इन्होंने अपना गोडाउन स्थापित किया। और बार बार हम लोग कंपनी कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हो कि प्रोडक्शन तो नहीं कर रहा। नहीं, ये उसी तरह का है जैसे हमारे यहाँ आप देखोगे सेज बनता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ वो माल एकत्र करते हैं और फिर वो उसको वहाँ से माल ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये एक तरह से ये कह लीजिए कि एक तरह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डाउन था। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता में आप देखे होंगे सोरतुगई में एक उनका व्यापारिक जो है कोठी थी, जहां वो माल ले आते थे और इंटरनेशनल वहां से व्यापार करते थे। कमर्शियल गोडाउन की परंपरा रही। तो ये आप देखो अंग्रेजों की तरह, और अंग्रेजों से बड़ी इनकी प्रेम मोहब्बत रहती है। इसीलिए इतिहास हमारा सीख देता है कि कीप प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पर्सन। हमारा इतिहास ये गवाह है कि अगर दूरी घटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि अगर दूरी घटी तो दुर्घटना घटने ही वाली। अब आप देखो इनमें कैसे संबंध था। एंग्लो फ्रेंच रिलेशन चेंज इनटू राइवलरी, चेंज इनटू स्ट्रगल और चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्ट्रगल। 3 इंटरवल में हम लोग आंग्ल फ्रांसीसी को समझ सकते हैं। एक में प्रेम मोहब्बत है, यानी कि 1740 से पहले देखोगे तो इनका माल उनके कोठी में, उनका माल इनके कोठी में रखा जा रहा। और 1740 से आप 63 तक देखो तो गला काटने के लिए तैयार हैं। लड़ाई यूरोप में हो रही है, प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, यानी कि वो कर्नाटक की लड़ाइयाँ। और 1760 में जब बंदीवास में इनकी हालत खराब हो गई, ये इनका सूर्यास्त हो जाता है, तो ये कहीं टीपू सुल्तान की मदद कर रहे हैं, कहीं हैदर अली की मदद कर रहे हैं, कहीं फ्रांसीसी यानी कि कहीं जो अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मदद कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष
यानी कि पहले संबंध, फिर प्रत्यक्ष लड़ाई, और तीसरे इंटरवल में अप्रत्यक्ष लड़ाई। उसको अभी हम लोग समझेंगे। पहले आप देखिए कोठी कहाँ कहाँ स्थापित कर रहे हैं। और फिर मरकारा के नेतृत्व में नेक्स्ट ईयर इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी कोठी डाल दिया। मछलीपट्टनम में मरकारा के नेतृत्व में इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी डाल दिया। और इसके बाद आप देखोगे 1672 में सेंट थोमे में इन्होंने, सेंट थोमे, ये भी वहीं चेन्नई के पास में सेंट थोमे की लड़ाई आप देखोगे कर्नाटक युद्ध में होगी। तो सेंट थोमे में इन्होंने कोठी डाला, बाद में इसको मना कर दिया गया। और फिर इनकी महत्वपूर्ण कोठी आई पुदुचेरी। पुदुचेरी। और हु वाज फाउंडर ऑफ पुदुचेरी? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन को कहा जाता है कि ये पहले फ्रेंच गवर्नर रहते हैं जो भारत में फ्रांसीसी सत्ता को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। पुदुचेरी, यानी कि फ्रैंको मार्टिन वाज द फाउंडर ऑफ पौंडीचेरी सिटी। और ये पुदुचेरी गांव को डेवलप करके किस में बदलते हैं? पांडिचेरी में बदलते हैं। फिर आप देखो कि एक प्रकरण आता है कि अंग्रेजों की मदद से आप देखोगे तो 93 में डचों ने इसको छीन लिया, पांडिचेरी को। पांडिचेरी को डचों ने छीन लिया। लेकिन बाद में आप देखोगे तो 97 में, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक संधि हो जाती है रिजविक, और रिजविक की संधि हो जाती है जिसके कारण जो है ये पुनः फ्रांसीसियों को मिल जाता है। तो पांडिचेरी कुछ समय तक हाथ से इनके निकल गया था और 93 में डचों ने छीन लिया था और अंग्रेजों की मदद से, लेकिन बाद में इन्होंने रिजविक की संधि से इन्हें वापस मिल जाता है। इसके बाद आप देखते हो कि इनकी माली हालत धीरे धीरे भारत में खराब हो जाएगी फ्रांसीसियों की। और 1720 तक ये बिल्कुल जो है माली हालत इनकी खराब रहेगी। और 1720 के बाद 1721 में इन्होंने मॉरिशस में अपना कारखाना डाल दिया। भारत के बाहर आप देखोगे तो जो हिंद महासागर है नीचे, वही मॉरिशस है, और मॉरिशस में इन्होंने कोठी अपनी डाल दिया। और 1725 में माहे में इन्होंने अपना कारखाना खोला। और 1739 में कराईकल में इन्होंने अपना कारखाना खोल दिया। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये तमिलनाडु में है कराईकल, और ये माहे जो है मालाबार क्षेत्र में केरला की तरफ है। ये बाद में पांडिचेरी की महत्वपूर्ण बस्तियां बनेंगी और ज़िले बनेंगे, माहे, एनम, कराईकल, चंद्रनगर, और ये मिलाकर। और आप देखो कि बीच में जो है 90-92 के आसपास ये चंद्रनगर में भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग करते हैं, और चंद्रनगर महत्वपूर्ण बस्ती इनकी रहती है। यानी कि 1692 के आसपास चंद्रनगर में, बंगाल में अगर आजा फ्रांसीसी कहाँ है तो चंद्रनगर, ये स्थिति है। और इसके बाद अब आप देखोगे कि इनको जो भारत में आर्थिक रूप से उभारने वाला जो व्यक्ति है, गवर्नर है, वो अलेक्जेंडर ड्यूमा है। और वहीं से हम लोगों की कहानी टर्न होगी और एंग्लो फ्रेंच। अलेक्जेंडर ड्यूमा आएगा जो 1735 से लेकर 42 तक, और 42 से लेकर 54 तक आएंगे आपके डुप्ले। यानी कि डुप्ले ने लोगों को राजनीति करना सिखाया भारत में। अब एक तरह से आप देखो कि जो एंग्लो फ्रेंच रिलेशन है कितना सौहार्दपूर्ण है। लेकिन 1740 के बाद जब आगमन होगा 1742 में डुप्ले का, तब आप देखना कि पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस शुरू हो जाएगी इनकी, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगेगी, और यूरोपीय कंपनियों में दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। और उधर रॉबर्ट क्लाइव आएगा और इधर डुप्ले, और लड़ाई होगी। और ये जो है क्रीड़ा स्थली कहाँ रहेगी? कर्नाटक में। और वो आज का कर्नाटक नहीं है, अभी हम लोग उस पर चलते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे ये अपने कारखाने स्थापित कर रहे हैं। और इसके बाद अब हम लोग पृष्ठभूमि तैयार करते हैं एंग्लो कर्नाटक वॉर, यानी कि एंग्लो फ्रेंच वॉर। अब देखो,
ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये किताबों में बड़ा उलझा हुआ है और बच्चों को समझ में भी नहीं आता, जबकि बहुत ईजी है। देखो, कोई चीज़ टफ इसलिए लगती है कि आप पढ़ते ही कम हो या पढ़ाने वाला उतना टेक्निकल नहीं रहता, लेकिन अगर उसको ईजी करके प्रस्तुत किया जाए तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अब आप देखो, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, और जिसको हम लोग कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कर्नाटिक वॉर। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसको हम लोग कर्नाटक वॉर भी कहते हैं। तो कभी कभी यही क्वेश्चन आता है कि जो है कर्नाटक वॉर किसके किसके मध्य में हुआ। तो आप देखो, आप तस्वीर क्लियर है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में होने वाला संघर्ष ही क्या कहलाया, कर्नाटक वॉर। और ये 20 वर्षों तक आमने सामने लड़ेंगे। आप अगर इसकी स्थिति देखो तो ये 1743 से लेकर और 1763 के बीच में 3 अंतराल में लड़ा जाएगा। 3 अंतराल में ये लड़ाइयाँ होंगी, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच वार कहते हैं, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कहते हैं। यानी कि 1743 से पहले संबंध था, 43 और 63 के मध्य ये आमने सामने लड़े, और 63 से लेकर ऑनवर्ड ये जहाँ जहाँ भी विपक्ष में अंग्रेज था उसके विपक्ष में ये लड़ाई लड़े। जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध, और यूरोप में भी खूब लड़ाइयाँ चलती थी, जैसे ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, जैसे 7 ईयर्स वार, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य जो 7 ईयर्स वार हुआ था, उसमें एक तरफ प्रसा के तरफ ब्रिटेन हो जाता था और इधर फ्रांस हो जाते थे। अब लड़ाई सोचो, लड़ाई यूरोप में हो रही है और प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, अमेरिका और भारत में। कैसी विडंबना है, कैसा ग्लोबल ट्रैक है, कैसा ग्लोबल। वो कहते थे ना कि सूर्यास्त कभी नहीं होता था अंग्रेजों के ज़माने में, वो शायद इसी उक्ति को लेकर था कि हर जगह उनका साम्राज्य था। बताओ, जिसने अमेरिका को नहीं छोड़ा। लेकिन 1760 में अमेरिका में अत्याचार बहुत ज़्यादा इन्होंने शुरू किया और 1776 में अमेरिका ने बता दिया कि ये भारत नहीं। और 1776 की अमेरिका की क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की रही तो फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ लाफायत की रही। नहीं तो वाशिंगटन के सैनिक आप देखो खुद फटे हाल थे। और उसके प्रतिशोध में कौन सा युद्ध दिखाई देता है, 1760 का वांडीवास का युद्ध। अब आप देखो ये स्टोरी टाइप, इसको हम लोग समझेंगे। पहला जो फर्स्ट कर्नाटक वार है, आप देखो कितना मज़ा आएगा इसको पढ़ने में आपको। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध है ये आप देखो 1746 से शुरू होगा और 1748 में समाप्त हो जाएगा। और इसमें मज़े की बात है कि इसमें एंग्लो फ्रेंच लड़ाई है और इसमें एक लड़ाई होगी सेंट थोमे की लड़ाई। ये युद्ध बड़ा ही फेमस है। और सेंट थोमे की लड़ाई किसके किसके मध्य होगी, कर्नाटक के नवाब हैं, कर्नाटक के नवाब हैं अनवरुद्दीन और फ्रांसीसी सेना के मध्य होगी, फ्रेंच सेना। जिस समय ये लड़ाई हो रही है उस समय कर्नाटक के नवाब कौन है, अनवरुद्दीन। ये दक्कन का ही सूबा हुआ करता था कर्नाटक। जब आप देखोगे दक्कन जब अलग होता है मुग़ल साम्राज्य से तो कर्नाटक भी जो है अलग हो जाता है। और कर्नाटक के पहले नवाब बनते हैं वही शादतुल्ला खां। और हैदराबाद आप देखते हो, दक्कन का सूबा जब अलग होता है तो हैदराबाद स्वतंत्र हो जाता है। और 1724 में हैदराबाद के पहले निज़ाम बनते हैं चिनकिलिस खान निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, जो 48 तक रहते हैं। तो इस समय जो है ये अनवरुद्दीन कर्नाटक के नवाब रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है दोस्त, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि सदातुल्ला खां रहते हैं, फिर दोस्त अली आते हैं, दोस्त अली की
कर देते हैं मराठे, आक्रमण कर देते हैं 1740 में। फिर चांदा साहब को रखते हैं, चांदा साहब को कैद करके ले जाते हैं। फिर आपके सफदर अली आते हैं, फिर सईद मोहम्मद आते हैं, और बाद में निज़ामुल मुल्क ने जो है एक पदाधिकारी को भेजा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अराजकता थी, और वही कर्नाटक का नवाब बना के भेजा गया, और वही बना जो है अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बना। तो जिस समय ये वार हो रहा था, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, और एक चीज़ आप जो ध्यान रखना कि एक चीज़ आप इसको ज़रा याद रखना आप, कि जो आपका ये मैप है, जो आपका इस तरह से जो मैप है, ये आप ध्यान रखना कि जो वर्तमान 1950 के बाद कर्नाटक है, 1950 के बाद जो कर्नाटका है, ये वाला जो रीजन, ये वाला कर्नाटका नहीं है, ये वाला कर्नाटका है, जो उत्तरी सरकार और इधर आंध्र प्रदेश के नीचे वाला जो हिस्सा है। तो इसको समझना जरूरी है। आंध्र प्रदेश के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहीं आप देखोगे मेड्रास है, और यहीं वांडीवास की लड़ाई होगी, और यहीं पर आप देखोगे तो अर्काट है, अर्काट, अर्काट इनकी राजधानी रहेगी। और यहीं पर आप देखोगे तो मछलीपट्टनम, यानी कि इसी हिस्से में। अब मद्रास में कंपनी, यानी कि, और यहीं पर आप देखोगे तो पांडिचेरी, पांडिचेरी। अब लड़ाई होना ही होना है, क्योंकि पांडिचेरी में अपने को महत्वाकांक्षी बना रहा है कौन? फ्रेंच, डुप्ले जब आएगा। और मद्रास में अपनी सत्ता को स्थापित कर रहा है कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो एक क्लर्क के रूप में उसकी भूमिका रही अभी। यानी कि जो कंपनी है वो बंगाल की तरह मद्रास में उभरना चाह रही, और पहले मद्रास में ही उभर रही। आप देखो 1639 में मद्रास का आधुनिकीकरण करा दिया फ्रांसिस डे। अब जाहिर सी बात है, जब ये मद्रास में उभरना चाहेंगे तो इनकी दुश्मनी सबसे होगी, मराठों से भी होगी, हैदर अली टीपू सुल्तान से भी होगी, यानी कि सबसे लड़ाई होगी, त्रावणकोर से भी होगी, और इधर फ्रांसीसियों से भी होगी। और यहीं सेंट थोमे की लड़ाई होगी, सेंट थोमे का युद्ध यहीं होगा। यानी कि कभी भी क्वेश्चन आए कि ये कर्नाटक की युद्ध स्थली कहाँ है, तो मालाबार क्षेत्र में नहीं है, कोरोमंडल क्षेत्र में। कंफ्यूजन में कभी ये मत बता देना आप कि मालाबार क्षेत्र में जो आधुनिक कर्नाटक है वो नहीं है ये, यानी कि वेस्टर्न घाट ना होकर ईस्टर्न घाट, यानी कि कोरोमंडल क्षेत्र में ये लड़ाई हो रही। तो इन चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत ब्लेंडर मिस्टेक हो जाएगा। और 1950 के बाद जो कर्नाटक आज आप देख रहे हो वो है, लेकिन इसको ज़रा मैप में ध्यान रखना है, और आप किताबों में देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब आप देखो कि लड़ाई की शुरुआत, यानी कि कारण देखा जाए, एक सेंट थोमे की लड़ाई हो जाती है 1748 में। अब बड़े मज़े की बात है कि इस लड़ाई की अगर शुरुआत देखा जाए कि कारण क्या है इसका, तो आप एक कारण देखोगे, यानी कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का जो युद्ध है, उसको लेकर ये लड़ाई शुरू हो रही। यानी कि वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, मैरिया थ्रेसा को लेकर जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध है, यानी कि यूरोप में घटना घटित हो रही है, और उसका प्रभाव भारत में पड़ रहा। और उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में आमने सामने लड़ रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस, और उसका प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध का कारण आ जाए तो वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया लगाना, लेकिन अगर इसका इमीडिएट फैक्टर आ जाए, तात्कालिक कारण आ जाए, तो कभी भी आप ध्यान रखना तात्कालिक कारण जो इसका है वो फ्रांस, यानी कि अंग्रेजों की गलती से शुरू हो रहा। एक अंग्रेज नेवल फ्लीट का जो है प्रमुख था बार्नेट, और बार्नेट के द्वारा कुछ जलपोतों को पकड़ लिया गया फ्रांसीसी। अब आप देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है, यानी कि अंग्रेज जो है नौसेना अधिकारी बार्नेट के द्वारा फ्रांसीसियों के कुछ जलबेड़ों को जलपोतों को पकड़ लेना। और जब फ्रांसीसियों के कुछ जलबेड़ों को पकड़ लिया गया, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, यहाँ थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि एक ड्यूमा आएगा। ड्यूमा जो है 1735 से लेकर और 1742 तक है,
और फिर आएगा डुप्ले। डुप्ले को ध्यान रखना आपको, और यहाँ से लेकर और 54 तक, और फिर आएंगे गोडेऊ। गोडेऊ आएंगे, और गोडेऊ देखोगे आप यहाँ से लेकर और 1757 तक, 58 तक ये रहते हैं। और इसके बाद आते हैं काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, और इन्हीं के समय में हो जाएगा वांडीवास की लड़ाई। और इसके बाद आप देखोगे 60 में ही इनका जो है सितारा ख़त्म हो जाएगा, वांडीवास की लड़ाई। तो डुप्ले को याद रखना। अगर भारत में फ्रांसीसी सत्ता का आर्थिक संस्थापक आ जाए तो अलेक्जेंडर ड्यूमा, लेकिन अगर भारत में फ्रांसीसी सत्ता का राजनीतिक संस्थापक आ जाए तो डुप्ले। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को यूरोपीय कंपनियों को यानी कि अंग्रेजों को राजनीति करना सिखाया किसने? डुप्ले। लेकिन 1754 में जब डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया, बस यहीं से फ्रांसीसियों का पतन की कहानी शुरू हो जाती है। तो फ्रांसीसियों के पतन में एक तो सरकारी कंपनी होना और एक डुप्ले को असमय पर बुला लेना अचानक, क्योंकि सरकारी कंपनी थी तो इसमें इनका कोई बस नहीं था। जब डुप्ले अपने क्लाइमेक्स पर था, जब डुप्ले भारतीयों को राजनीति सिखा रहा था और डुप्ले खुद बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक था, ऐसे समय में अचानक फ्रांसीसी सरकार के द्वारा डुप्ले को वापस बुला लेना इनके पराजय का कारण शुरू हो गया। और गोदेऊ ने आया तो पूरा बट्टा लगाते हुए, पूरा इज्जत ही दाव पर लगाते हुए पांडिचेरी का समझौता करा लिया। तो अब आप देखो कि यहाँ जो है गलती हो रही है बार्नेट के द्वारा। जब बार्नेट के द्वारा गलती हो रही है अब आप देखो कि बार्नेट के द्वारा जब छेड़छाड़ की गई तो जाहिर सी बात है कि अब डुप्ले कहाँ जाएगा? डुप्ले जाएगा शिकायत करने जो है कर्नाटक के नवाब से, अनवरुद्दीन से, कि आपके एरिया में ऐसा हम सेफ नहीं है, आप हमारी मदद करो और हम अंग्रेज़ों को सबक सिखाना चाह रहे हैं, और जब युद्ध जीत लेंगे तो हम आपको दे देंगे मद्रास। लेकिन अनवरुद्दीन को ये बात समझ में नहीं आई और उन्होंने फ्रांसीसियों का साथ नहीं दिया। और जब फ्रांसीसियों का साथ अनवरुद्दीन ने नहीं दिया तो फिर डुप्ले आकर जो है मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर था ला बोर्डाने, मॉरिशस में जो फ्रेंच गवर्नर था ला बोर्डाने, उसको मदद के लिए गुहार किया डुप्ले, और वो 3000 सैनिकों के साथ आकर ताबड़तोड़ मद्रास पर अटैक कर दिया और मद्रास को जीत लिया। और जब मद्रास को जीत लिया तो फिर अंग्रेज़ों से एक समझौता कर लिया और फिर अंतर्द्वंद शुरू हो गया लॉर्ड बोर्डाने और जो है डुप्ले के मध्य। डुप्ले ये चाहता था कि नहीं, इसको अंग्रेज़ों को देना नहीं है, और ये चाहता था ला बोर्डाने कि इसको फिरौती की रकम लेके अंग्रेज़ों को दे देना, और अंत में वही हुआ। यानी कि आप देखो कि 40 लाख पाउंड यानी कि 40,000 पाउंड करके एक फिरौती की रकम ले लिया, और रकम लेकर और वो चला गया मॉरिशस, और ये जो है अंग्रेज़ों को सौंप दिया। अब डुप्ले बहुत गुस्सा हुआ। जब डुप्ले गुस्सा हुआ तो डुप्ले ने क्या है कि अटैक कर दिया, और जब डुप्ले ने अटैक कर दिया और फिर कब्जा कर लिया मद्रास पर, और जब डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर दिया तो अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो बड़ी दोहरी पराजय हुई, जुर्माना वो ले गया, मद्रास ये ले गया। अब ऐसे समय में ये क्या करता है कि जो डुप्ले, जो रॉबर्ट क्लाइव है यानी कि जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाती है किसके पास? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास। और जब अनवरुद्दीन के पास जाती है तो अनवरुद्दीन को बहुत बुरा लगता है कि भाई ये तो कह रहा था कि मद्रास जीत कर हम आपको दे देंगे, लेकिन जब आप सहयोग करेंगे तब न कह रहा था देने के लिए। अब वहाँ बात बिगड़ जाती है और फिर गुस्सा होता है कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। इसलिए आप देखोगे सेंट थोमे की लड़ाई हो जाती है, और बड़े मज़े की बात है कि इस लड़ाई को आप कभी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि आप देखो इस लड़ाई में डुप्ले की तरफ से कौन था? डुप्ले की तरफ से था पैराडाइज।
पैराडाइज था, और पैराडाइज ने जो है, आप एक तरह से समझ लो कि 320 यानी कि 230 यूरोपीय थे इसमें, और 700 भारतीयों की सेना, यानी कि कुल मिला के 930 इसमें जो है सैनिक थे। अब आप सोचो स्थिति क्या है, कितनी डामाडोल स्थिति है। यानी कि 1000 से भी कम सैनिक हैं पैराडाइज के नेतृत्व में, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में, जो फ्रांसीसी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और महफूज खां के नेतृत्व में आप देखो पर्दाफाश कैसे होगा। महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिक हैं भारतीयों के पास। 10,000 सैनिक का प्रतिनिधित्व कर रहा कैप्टन महफूज खां, जो अनवरुद्दीन का है भेजा हुआ। अब आप सोचो कि पहली बार इतनी बुरी तरह पराजय किसी यूरोपीय कंपनी के द्वारा, किसी भारतीय शासक की पहली बार इतनी बुरी तरह पराजय हुई, तो यहाँ की स्ट्रेटजी का पूरा पर्दाफाश हो गया। अंग्रेज भी दहशत में आ गए। यानी कि ये बात कौन समझ रहा, मौके की नजाकत डुप्ले समझ रहा कि ये भारतीय कभी नमक हरामी नहीं कर सकते हैं और कम पैसे पर नौकरी भी करेंगे। यानी कि अपने सेना में आप देखो 700 भारतीय शामिल हुए उसमें, केवल 230 यूरोपीय सैनिक थे, यानी फ्रेंच सैनिक थे। अब आप सोचो 10,000 की सेना की पराजय हो गई, और ऐसे समय में अब आप देखो कि तूती किसकी बोल रही है, डुप्ले की बोल रही। लेकिन चूंकि ये युद्ध इससे नहीं समाप्त होगा सेंट थॉमस से, ये युद्ध शुरू हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया। इसलिए जब ऑस्ट्रिया में वो उत्तराधिकार की लड़ाई खत्म हो जाती 48 में, तो ये युद्ध खत्म होता किससे, एक्स-ला-शापेल की संधि से। एक्स-ला-शापेल की संधि हो जाती है यूरोप में, और एक्स-ला-शापेल की संधि से ये युद्ध खत्म हो जाता है। और अब आपके यहाँ मद्रास ये रिटर्न कर देते हैं, मद्रास दे देते हैं अंग्रेजों को, और अमेरिका में लुई बर्ग मिल जाता है फ्रांसीसियों को। अब आप देखो कितनी विडंबना है। युद्ध हो रहा है यूरोप के कारण, सौदा हो रहा है यूरोप में, दिया जा रहा, लड़ाई हो रही है भारत में, और भूभाग दिया जा रहा कहाँ, अमेरिका के कॉलोनी में। यानी कि फ्रांसीसियों को अमेरिका में लुई बर्ग दे दिया गया, और यहाँ ये मैड्रास दे दिए। इस युद्ध का यही परिणाम निकला, और एक्स-ला-शापेल की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। तो अब छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इसमें उलझाव नहीं है, लेकिन सेंट थोमे की लड़ाई हमें याद रखना है, जिसमें भारतीयों की बुरी तरह पराजय हुई। हमारी सैन्य दुर्बलता पूरे यूरोप में जग जाहिर हो गई, और अंग्रेजों के सामने तो पूरी तरह जग जाहिर हो गई। अब सोचो, आपकी डुप्ले राजनीति सिखा रहा है, डुप्ले रॉबर्ट क्लाइव को भी राजनीति सिखा रहा। अब आप देखो जो सेकेंड कर्नाटक युद्ध होगा। अब आप एक स्थिति और देखो कि फर्स्ट कर्नाटक युद्ध इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पूरा दंगल होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत आप देखो स्थानीय कारण से होगी, इसलिए पांडिचेरी के संधि से ये खत्म होगा। अब द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी कि 1749 से शुरू होगा और 1755 में ख़त्म हो जाएगा। अब आप एक स्थिति देखो कि इसमें जो है, अब 48 में 1748 में हैदराबाद के निज़ाम की मृत्यु हो जाती है, और हैदराबाद के निज़ाम की जब मृत्यु हो जाती है चिनकलिस खान निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, तो वहाँ उनका बेटा रहता नासिर जंग और उनका भतीजा रहता मुजफ्फर जंग। अब आप देखो कि यहाँ जो लड़ाई हो रही है वो हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर और एक कर्नाटक के नवाबी को लेकर। कर्नाटक
ये नवाबी को लेकर लड़ाई होगी। अब आप देखो, बड़ा मज़ा आएगा आपको। यानी कि एक तो कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर लड़ेंगे और एक हैदराबाद में। अब हैदराबाद में कौन कौन बन रहा है? एक तो नासिर जंग है जो इनका बेटा है निज़ाम का, और इसको चुनौती देगा कौन? मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग। और मुजफ्फर जंग के बाद कौन आएगा? सलाबत जंग। सलाबत जंग आएगा। अब आप देखो इधर, अब नासिर जंग का जो है साथ कौन देंगे? अंग्रेज, इंग्लिश। मुजफ्फर जंग का साथ कौन देंगे? फ्रेंच। और सलाबत जंग का भी साथ कौन देंगे? फ्रेंच। अब देखो आप, कर्नाटक के नवाबी में कौन होगा? अभी अनवरुद्दीन है, और अनवरुद्दीन मारा जाएगा अभी। और अनवरुद्दीन के बाद आएंगे चांदा साहब। चांदा साहब आएंगे, और फिर आएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अब अनवरुद्दीन, जाहिर सी बात है कि अब चांदा साहब का समर्थन कर लेंगे फ्रांसीसी, फ्रेंच। अब अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, इसका मतलब ये कि इसके हिस्से में गए अंग्रेज, इंग्लिश। अब यहाँ देखना है, अब जो है नासिर जंग। अब आप देखो, एक लड़ाई होगी यहाँ 1749 में। एक लड़ाई हुई जिसको हम लोग कहते हैं अंबूर या अंबर की लड़ाई। अंबूर का युद्ध होता है, और अंबूर के युद्ध में यानी कि एक तरफ तो अनवरुद्दीन रहता और एक तरफ जो है मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले रहता। यानी कि फ्रांसीसियों की मदद कर रहे हैं कौन? मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले। और ऐसे में अंबूर की लड़ाई होती है, और इसमें अनवरुद्दीन मारा जाता है, जिसको बैटल ऑफ अंबर भी कहते हैं, बैटल ऑफ अंबूर भी कहते हैं। और अनवरुद्दीन मारा जाता है, और जब अनवरुद्दीन मारा जाता है तो चांदा साहब कर्नाटक का नवाब बन जाता है। अब आप देखो कि फ्रेंच कितने पावरफुल हो जाते हैं। 1749 में चांदा साहब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। और इधर आप देखो कि ये जो है नासिर जंग, एक जंग में मारा जाता है 1750। इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, और इसको लेकर जा रहे थे, और ये भी एक झड़प में 1751 में मारा जाता है। और बचा कौन? सलाबत जंग। और सलाबत जंग को जो है, सलाबत जंग के समर्थक कौन है? फ्रांसीसी। तो सलाबत जंग को जब बनाया गया हैदराबाद का निज़ाम, तो ये उत्तरी सरकार के जो 4 ज़िले थे वो फ्रेंच को सौंप दिया, जो कि बड़े लाभदायक, यानी कि 30 लाख वार्षिक उसकी उपज आती थी। यानी कि चीकाकोल, राजमुंदरी, एल्लोर, मुस्तफ़ानगर, वो उत्तरी सरकार वाले जो 4 ज़िले थे वो इन्होंने गिफ्ट में दे दिया किसको? फ्रांसीसियों को। अब आप इस युद्ध में देखो, पूरी तरह सितारा बुलंद है किसकी? यानी कि एक तरह से इस युद्ध में पूरा का पूरा सितारा बुलंद है फ्रांसीसियों का। और ऐसे ही समय में इनकी जो राजधानी रहती है अरकाट, अरकाट पर घेरा डाल देता है कौन? 1751 में मुरारी, यानी कि मराठा है मुरारी राव, और मुरारी राव के नेतृत्व में 500 सैनिकों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव। अब आप देखो रॉबर्ट क्लाइव की डिप्लोमेसी, क्योंकि जैसे ही अंबूर की लड़ाई हुई तो अनवरुद्दीन मारा गया, और उसका बेटा जो मोहम्मद अली था वो त्रिचनापल्ली में जाकर शरण ले रहा। और त्रिचनापल्ली में जब शरण ले रहा है तो वहाँ घेरा डाल दिए कौन? फ्रांसीसियों के शरण में। अब इस घेरे को छुड़वाना है। अब इस घेरे को छुड़वाना है तो जब राजधानी अरकाट पर अंग्रेज घेरा डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ की सेना राजधानी को बचाने आएगी। और ऐसे समय में अंग्रेज जो है मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनवा देंगे और चांदा साहब की हत्या करवा देंगे। और जैसे ही ये कॉम्बिंग करता है, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1751 में अरकाट का जो घेरा डाला गया, वहीं से फ्रांसीसियों का यानी कि सफाया शुरू होता है, और वहीं से दिन सही आते हैं किसके? अंग्रेजों के। अब आप सोचो, अरकाट का घेरा डाला गया और 53 डेज तक ये घेरा चला,
और उसके बाद इस घेरा को बचाने के लिए निकल कर आते हैं सेना लेकर चांदा साहब, और तंजौर का एक शासक रहता है जो चांदा साहब की हत्या कर देता है। और इस घेरे से, त्रिचनापल्ली के घेरे से मुक्त हो जाता मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली को अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया, कर्नाटक का नवाब बना दिया। और इसके बाद इनकी स्थिति को देखते हुए 54 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया, और 1754 में फ्रांसीसी सरकार के द्वारा डुप्ले को वापस बुलाया जाना इनके पराजय का, इनके सितारा बुलंद भारत में इनका सूर्यास्त हो जाएगा। यानी कि वो जो गलती हुई वो बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। और यहीं से आप देखोगे फिर गोदेऊ के भेजा गया, और गोदेऊ ने कर लिया क्या, पांडिचेरी की संधि, और पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। पांडिचेरी के संधि से यह युद्ध जो है, दूसरा कर्नाटक वार जो है समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप देखोगे यानी कि गोदेऊ जो आता है वो उतना फॉरसाइटेडनेस नहीं रहता है, और गोदेऊ ने देश को बिल्कुल बट्टा लगा दिया। और कहा जाता है कि जिस इमारत को ड्यूमा और डुप्ले ने तैयार किया था उसे गोदेऊ ने पांडिचेरी के संधि में बिल्कुल समाप्त कर दिया, और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को वापस कर देते हैं पांडिचेरी की संधि में। और इसके बाद आप देखते हो कि 7 ईयर्स वार हो जाता है, फिर ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य संघर्ष हो जाता, और तीसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो है यूरोपीय घटना को लेकर होती है, जिसे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध का नाम लिया जाता है, और ये 1756 से लेकर 1763 के बीच में। और ये जो युद्ध होता है वो 7 ईयर्स वार शुरू होता है ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य, और प्रसा का समर्थन ब्रिटेन करता है, ऑस्ट्रिया का समर्थन फ्रांस करता है। और फिर यहाँ जो है भेजा जाता है फ्रांसीसी सरकार के तरफ से काउंट डी लाली को, और काउंट डी लाली यहाँ 58 में पहुँच जाता है, और जगह जगह पर यह अटैक करके अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन आप देखोगे कि एक लड़ाई इसमें बीच में हो जाती है 1760 में, वांडीवास की लड़ाई। और वांडीवास की लड़ाई बहुत इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई है, जो होती है अंग्रेज कमांडर इन चीफ रहता है आयरकूट, और इधर जो है रहते हैं काउंट डी लाली। काउंट डी लाली के बीच में होती है यह लड़ाई, सूर्यास्त हो जाता है, और यहीं से भारत में फ्रांसीसियों का सूर्यास्त हो जाता है। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति होती है 1763 में पेरिस के संधि से। पेरिस की संधि से इस युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन अब जो है वांडीवास के युद्ध के बाद ये भारत में न तो किलेबंदी कर सकते हैं, न अपना सिक्का चला सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी शर्तों पर ये व्यापार करेंगे फ्रांसीसी। इस तरह से कर्नाटक का तीसरा दौर भी समाप्त होता है कर्नाटक युद्ध का। और इसके बाद आप देखोगे कि 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने माहे, एनम, कराईकल और चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंप दिया। चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंप दिया, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, अध्यर्पित क्षेत्र कहते हैं। अध्यर्पित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आईएएस में क्वेश्चन आया कई बार, यानी कि इसको सीडेड एरिया कहा जाता है, सीडेड एरिया। और बाद में आप देखोगे कि ऑपरेशन चलाना पड़ा, यानी कि इनको भारत से भगाने के लिए जो है, पांडिचेरी को मुक्ति दिलाने के लिए 1962 ईस्वी में 14वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 7वें संघ शासित प्रदेश का दर्जा पांडिचेरी को दिया गया। और इस तरह से पांडिचेरी जो है भारत में संघ शासित क्षेत्र के रूप में रहता है। जो पांडिचेरी किसका रहता है मुख्य रूप से, यानी कि फ्रांसीसियों का रहता है। तो इस तरह से हम लोगों का लेक्चर जो है आज हम लोगों का लेक्चर समाप्त होता है। और आज हम लोग एक अच्छे पड़ाव पर रहे, बहुत बढ़िया से इसको हम लोगों ने पढ़ा 2 फोल्ड में। और कल जो हम लोगों का लेक्चर होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोग कल पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के विविध चरण।
तो सही रहा। आज इसी के साथ हम लोग वाणी को विराम देना चाहते हैं। और जय हिंद, जय भारत, और आप लोगों का दिन शुभ हो। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।